अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और मुतमईन हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये हमें वज़ीर साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश इंडिया से है। ये जो स्टोरी है ये बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है, बहुत ही तकलीफ़ वाली स्टोरी है और बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनका ज़िक्र इन्होंने इस स्टोरी के अंदर किया है। ये स्टोरी जो है ये इनकी मदर ने इनको सुनाई थी और मदर ने ना सिर्फ सुनाई थी बल्कि आज तक ये और इनकी फैमिली, इनकी खाला, इनके मामू, गर्ज के जो भी इनका पूरा का पूरा ननियाल है वो सारे मामलात और चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो गए वक्तों में होना शुरू हुई थी। सबसे पहले ये जिक्र करते हैं उस वाक़े का जो इनकी मदर ने इनको सुनाया था। ये जो वाक़यात हैं ये इनकी मदर के, इनके ग्रैंडफादर के ज़माने से होना शुरू हुए थे और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनकी बहुत बड़ी ज़मीन थी, एक बहुत बड़ी हवेली थी गांव में। इवन के पूरा उत्तर प्रदेश उस ज़माने में यानी डिकेड्स पहले उनको जाना करता था। और ये जो सबसे पहला इंसिडेंट था उसका ये जिक्र करते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि इनकी जो मदर थी वो इनके ग्रैंडफादर यानी इनके नाना के घर जाया करती थी। ये सब नॉर्मली बेटियां जाया करती हैं, अपने वालिदैन के घर में रुकती हैं, कुछ दिन गुजारती हैं, छुट्टियां गुजारती हैं और फिर वापस अपने खावन के घर में या अपने शौहर के घर में आ जाती हैं। तो डिकेड्स पहले ऐसे ही इनकी जो मदर थी वो एक दफ़ा इनके नाना के घर गईं, नाना की हवेली गईं। अब ये जो हवेली थी ये बहुत पुरानी हवेली थी, जैसे आमतौर पे प्री पार्टीशन हवेली हुआ करती थी वैसे ही ये एक हवेली थी। जैसे प्री पार्टीशन हवेलियों का स्ट्रक्चर हुआ करता था वैसे ही इसका स्ट्रक्चर था। जैसे ही आप एंटर होते हैं एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर आता है, उसके बाद कमरे शुरू होते हैं, उससे मज़ीद आगे जाते हैं तो एक सहन आता है, उसके बीच में एक बैठक होती है। और इस हवेली की जो बैक साइड थी वहाँ पे बहुत सारी जगह खाली थी जहाँ पे पेड़ वगैरह मौजूद थे और वो जो बैक साइड वाला हिस्सा था उसको बाग का नाम दिया जाता था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जब ये छोटे छोटे से थे तो इनकी मदर इनको लेके इनके नाना के घर गईं और जैसे आमतौर पे लोग जाया करते हैं तो वैसे ही ये वहाँ पे जाके रुकीं। और जब ये रुकीं तो रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। इनकी एकदम से आँख खुली। अब जब इनकी आँख खुली तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनको शदीद गर्मी लग रही है, इनको पसीने आ रहे हैं और इनको शदीद प्यास महसूस हो रही है। ये उठ के बैठी, आगे पीछे इन्होंने जायज़ा लिया तो वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था और जब करीब जवार में इनको पानी नहीं मिला तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि बाहर जाती हैं। बाहर जाके सहन में आम तौर पे मटके रखे होते थे तो वहाँ जाएंगी और मटके से पानी पी लेंगी। अब बहरहाल ये वहाँ पे जाने के लिए निकली तो जैसे ही अपने रूम से निकली तो सबसे पहले कॉरिडोर था, ये कॉरिडोर क्रॉस करना था। ये कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद सहन शुरू होता था और सहन में ही वहाँ पे मटके लगे हुए थे। तो खैर ये नींद के आलम में मदोशी में चलती चली जा रही थी और जैसे ही कॉरिडोर क्रॉस हुआ और सहन का हिस्सा शुरू हुआ तो इनको एकदम से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई है जो फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर वाले कमरों में खड़ा हुआ है और इनको खड़े होके ऊपर से देख रहा है। अब क्योंकि नींद भी तारी थी इन पे, ये नींद में भी थी तो इतना ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया। इनको लगा हो सकता है मेरा वहम हो या हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स में से कोई खड़ा हुआ हो। जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हुई या उस पानी के करीब पहुंचना शुरू हुई तो इनको ऐसा लगने लगा कि जो भी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है या खड़े होकर इनको देख रहा है उसने चलना शुरू किया है। और जैसे ही उसने चलना शुरू किया है तो वैसे ही छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई है। अब ये नींद में तो थी लेकिन जैसे ही ये आवाज़ आना शुरू हुई तो एकदम से चौंक गई और ये सोचने लगी कि इतनी रात में हम ख़वातीन में से कौन ऐसी औरत है या कौन ऐसी लड़की है या कौन ऐसी दोशीज़ा है जो इतना तैयार होके या पायल पहन के रात के इस पहर में टहल रही है या घूम रही है। अब इन्होंने हिम्मत की और ऊपर की तरफ देखा, गौर करना शुरू किया तो इनको अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कि कोई है जो आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों की तरफ आ रहा है
और जो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है उसने बाकायदा पायल पहनी हुई है। जैसे जैसे वो कदम रख रहा है वैसे ही छन 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 इस तरह करके आवाज़ आती चली जा रही है। उस वक्त तो इनको खौफ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इनका गुमान यही था कि कोई फैमिली मेम्बर में से या कोई कज़न वगैरह में से कोई लड़की होगी, या आमतौर पे जैसे लड़कियां होती हैं तैयार होकर घूम रही होती हैं, हो सकता है कोई जाग रहा हो। बहरहाल देखते ही देखते वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी वो सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हुई। अब सीढ़ियों से जब रास्ता नीचे की तरफ आता है तो वो सीधा सहन में आता है। ये वहाँ पे पानी पीने के साथ साथ उस तरफ नज़रें जमाए बैठी थी और ये वेट कर रही थी कि जो भी है ये नीचे उतर रही है, जैसे ही नीचे आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन है। खैर जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हुई तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं या काला लिबास पहना हुआ है। उसकी बहुत ही भयानक शक्ल है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके जो बाल हैं वो बिखरे बिखरे बाल हैं। और जैसे जैसे वो नीचे उतरती चली जा रही है वैसे वैसे जो पायल की आवाज़ थी या पाजेब की आवाज़ थी ये बढ़ती चली जा रही है। अब इनको थोड़ा सा ताज्जुब होना शुरू हुआ और ताज्जुब के बाद खौफ महसूस होना शुरू हुआ कि भला ये कौन अजनबी औरत है जो हमारी हवेली में या हमारे फादर की हवेली में अंदर आ चुकी है। ना सिर्फ अंदर आ चुकी है बल्कि ये तो ऊपर मौजूद थी और ऊपर से चलती हुई नीचे आई है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो भी मखलूक थी वो इनके बहुत करीब आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश मौजूद थी। ये बताती हैं कि जब मैं उसको देख रही थी तो उसकी आंखें बाकायदा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में ये उसकी आंखें नहीं चमक रही बल्कि दो दिए हैं जो चमक रहे हैं। खैर बिल्कुल करीब आने के बाद वो जो औरत थी जिसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था, जिसने पाँव में पायल पहनी हुई थी, वो रुकी और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत हैबतनाक थी, बहुत खौफनाक थी और उसकी मुस्कुराहट को देख के मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। और अब मुझे लग रहा था कि ये जो इंसान वाला फैक्टर है ये ख़त्म हो चुका है। यकीनन ये जो औरत मेरे सामने खड़ी हुई है ये कोई और मखलूक है या कम अज़ कम इंसान तो नहीं है। अभी मैं खौफ का शिकार होना ही शुरू हुई थी कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी या वो जो पिछल पैरी थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो उसके कपड़े थे या लहंगा था उसको ऊपर करना शुरू किया। और जैसे ही उसने इसको पाँव से ऊपर किया तो मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी और जब मैंने उसके पाँव देखे तो मैंने देखा कि उसके पाँव उल्टे हैं। नॉर्मली किसी इंसान के उल्टे पाँव नहीं हो सकते। और जितने किस्से कहानियाँ मेरी वालदा ने या हमने सुने थे उनमें हमने यही जाना था कि अगर हमें कभी कोई ऐसी औरत या ऐसी मखलूक नज़र आए जिसके पाँव उल्टे हों तो हमें फ़ौरन पहचान लेना है कि ये कोई चुड़ैल है या कोई पिछल पैरी है। जैसे ही मुकम्मल तौर पे मेरी वालदा की नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो इन पे जो खौफ तारी था वो उरूज पे चला गया और इन्होंने ज़ोर से चीख मारी। और जैसे ही इन्होंने चीख मारी तो उसके बाद ये बताती हैं कि इनको कुछ याद नहीं है। जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि इनके करीब व जवार में सारे के सारे घर वाले खड़े हुए हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे मामू शामिल हैं, मेरे नाना शामिल हैं और मुसलसल जो मेरे नाना हैं वो इन पे दम दुरूद कर रहे हैं। और उनके हाथ में एक पानी की बोतल मौजूद है और उस पानी की बोतल के ज़रिए वो मेरी वालदा पे बार बार छिड़काव कर रहे हैं। खैर जैसे ही मेरी वालदा होश में आई सब ने उनसे वाक़या पूछा तो उन्होंने जो सारा का सारा वाक़या था मनोन सबको बता दिया। ये वाक़या सुनने के बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ऐसा लग रहा था सब नॉर्मल हैं, जैसे कि सबको पहले से पता हो कि इस घर में, इस हवेली में इन सब के अलावा या इन सब के साथ साथ चुड़ैल या पिछल पैरी भी रहा करती है। अच्छा इसी तरह ये बताते हैं कि ये वाक़या तो हो चुका। इस वाक़ये के होने के बाद जब हम वहीं पे मौजूद थे तकरीबन 4-5 दिन बाद इनकी वालदा की कज़न है जो किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरी जगह से इनके नाना के घर में रुकने के लिए आ रही थी और उनके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि वो शाम को 4 या 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। खैर जैसे ही 5 बजे और वो नहीं पहुंची तो आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लोग थे सबकी परेशानी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि सबको यकीन था कि वो वहाँ से निकल चुकी हैं, अब इनको इस टाइम तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। खैर रात के तकरीबन 9 बज गए और वो नहीं पहुँची तो अब जो मेरे नाना थे या मेरे मामू थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि जाते हैं करीबो जवार में स्टॉप पे या जो भी उनका मीडियम था जिस मीडियम के ज़रिए वो आई थी वहाँ जाके चेक करते हैं, हो सकता है कि वहीं पे मौजूद हो या देर हो गई हो।
अभी ये ऐसा करने ही वाले थे कि एकदम से दरवाज़ा बजा, और जैसे ही दरवाज़ा बजा तो सब ने देखा कि हमारी वालदा की वही कज़न जिनका सब वेट कर रहे थे, जिनके बारे में सब परेशान थे, वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई हैं। उनकी हालत गैर हुई हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पे कपकपी तारी हो रही है। इनकी ये हालत देख के मामू नाना वगैरह जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए। सब ने उनको पकड़ के अंदर बिठाया, उनको थोड़ा पानी वगैरह दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे खामोश रहने के बाद उन्होंने बात करना शुरू की। वो बताने लगी कि जब मैं घर से निकली तो ये एक्सपेक्टेड था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, यानी ट्रेन जो है वो टाइम पे पहुंचा देगी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो ट्रेन थी वो लेट हो गई, और ना सिर्फ लेट हुई बल्कि 4-5 घंटे का इजाफा हो गया। और जब मैं स्टेशन पे उतरी तो वहाँ से मैंने एक तांगे वाला या रक्शे वाला बुक किया। उसको कहा कि मुझे आपकी हवेली में या मेरे नाना की हवेली में जाना है। वो बहुत खुशी खुशी यहाँ पे लेके आ रहा था, लेकिन जब ये हवेली आने वाली थी, ऐसे तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला बाकी था, तो जो तांगे वाला था या वो जो रक्शे वाला था उसने एकदम से कहा कि मैं अब यहाँ से मज़ीद आगे नहीं जा सकता, बेहतर ये है कि अब आप यहाँ से पैदल चली जाएं। मैं उसके इस रवैये पे बड़ी हैरान थी। मैंने उससे कहा कि हमारी बात तो हवेली तक की हुई थी, लेकिन वो कहने लगा कि एक दफ़ा पहले भी हवेली के मेहमानों को लेके मैं यहाँ पे आया था, और हवेली के पास या हवेली के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी थी कि अब मेरा दिल नहीं चाहता या मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। तो मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ से अब आप पैदल चली जाएं या जैसे आपको आसानी हो। खैर, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लिहाजा इन्होंने वहाँ से पैदल चलना शुरू किया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे रास्ता कम होता चला जा रहा था कि इसी दौरानिए में इनको एक औरत या एक लड़की नज़र आई। रात का टाइम था। उस दौर में आमतौर पे लोग मगरिब के बाद सो जाया करते थे। इस लड़की को या इस औरत को देख के थोड़ा सा इनका हौसला खुला। ये सोचने लगी कि आखिर ये लड़की, ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। जैसे जैसे ये उसके करीब पहुँची तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी वो कहने लगी कि मैं हवेली की तरफ जा रही हूँ, क्या आप भी वहीं जा रही हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा सा हौसला मिला और मैंने कहा हाँ, मैं भी हवेली की तरफ जा रही हूँ, अगर हो सके तो मुझे रास्ता गाइड कर दें। वो जो लड़की थी मुझसे नॉर्मल बात कर रही थी। पहले उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा, सारी तफसीलात ली, और जब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो वो बताने से कासिर थी। मैं जब भी उससे कुछ उसके बारे में पूछती वो मना कर देती। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा इसरार करती कि कुछ अपने बारे में भी तो बताओ, तुम वहाँ पे क्यों जा रही हो, तुम्हें वहाँ पे किससे मिलना है, या तुम्हारा वहाँ जाने का क्या मकसद है। काफ़ी देर मेरे साथ चलने के बाद वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने मेरे मामू के बारे में बात करना शुरू की। वो कहने लगी कि जब आप हवेली पहुँचें तो उस आदमी को या उस लड़के को बता दीजिएगा मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, और तुम जितना मुझसे बच के भाग सकते हो भागो, और जो कुछ तुम कर सकते हो कर लो, लेकिन तुम नहीं बचोगे। जब उसने ऐसे कहा तो ये सुन के ये जो हमारी गैस थी या हमारी अम्मी की कज़न थी वो परेशान हो गई। वो पूछने लगी कि भला आप इस तरह क्यों कह रही हैं, या उन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्या किया है। इसके जवाब में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, और देखते ही देखते मेरी मदर की कज़न के सामने हवा में गायब हो गई। और जैसे ही वो हवा में गायब हुई या तहलील हुई तो ये देख के इनके औसान ख़ता हो गए, और ये जैसे तैसे हाँपती काँपती भागती हुई हवेली पहुँची। अब ये 2 वाक़यात थे जो मेरी मदर के और हम सब के सामने हो चुके थे, और जो ये दूसरा वाक़या हुआ था ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो मेरे मामू से, मेरे नाना से इसरार करने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से राज हैं जो आप हमें बताना नहीं चाहते, या ऐसा क्या कुछ हो रहा है, या ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो लड़की या वो औरत आप लोगों के पीछे लग चुकी है। इन सवालात के जवाब में इनके जो मामू थे या इनके जो नाना थे उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, और मेरी मदर को कहा कि जितने दिन के लिए तुम रहने आई हो यहाँ पे रुको और उसके बाद यहाँ से चली जाना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना हमारे बस में नहीं है। इसी तरह एक तीसरे वाक़ये का ये जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि उन्हीं दिनों में जब हम अपने नाना के घर में या उनकी हवेली में मौजूद थे तो दोपहर के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मेरे नाना मामू वगैरह सब गए हुए थे। इत्तफाक से मैं कमरे में अकेला सो रहा था, और मुझे सुलाने के बाद जो मेरी मदर थी वो भी किचन में काम करने के लिए चली गई थी। खैर, एकदम सोते सोते मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि जिस कमरे में मैं सो रहा हूँ वहाँ पे कोई बात कर रहा है, या बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, या कोई लड़ाई है जो उस कमरे के अंदर हो रही है। पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि मैं सोता रहूँ, क्योंकि मेरी इतनी एज भी नहीं थी,
लेकिन जब मुझे मुसलसल आवाज़ आने लगी तो मैंने एकदम से आँख खोली, और जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि 3-4 औरतें हैं जो मेरे बेड के या जिस जगह पे मैं सो रहा था मेरे बिस्तर के करीब व जवार में खड़ी हुई हैं, और चारों की चारों मुझे देख रही हैं। मुझे देख के कुछ अजीब सी ज़बान में बात कर रही हैं, और ये जिस ज़बान में बात कर रही हैं ये ज़बान ना मैंने पहले कभी सुनी थी ना इसके बारे में मैं जानता था। अब जब मैंने अपने सराउंडेड 3-4 अजनबी औरतों को देखा तो जो पिछले वाक़यात थे वो मेरे जहन में मौजूद थे। हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन बहरहाल जैसे ही मैंने इन औरतों को देखा तो मैं चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, बाहर भागा, कॉरिडोर क्रॉस करता हुआ जैसे ही मैं सहन में पहुंचा तो इत्तफाक है कि मेरी मदर वहीं पे मौजूद थी। खैर मैं भागते ही उनसे लिपट गया और लिपट के रोने लगा। उनको रोते रोते सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये जो वाक़यात थे ये इस कदर बढ़ते चले जा रहे थे कि हमारा वहाँ पे मज़ीद रुकना मुश्किल हो चुका था, और हमारे नाना, मामू या दीगर फैमिली मेम्बर्स जो थे वो हमें सारी की सारी बातें या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे। ये बताते हैं इसी दौरानिए में जो मेरे फादर थे उनको जब ये सारे मामलात पता चले या वाक़यात पता चले या जो कुछ वो देख रहे थे, तो करीबी जो एक मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब को लेके मेरे फादर मेरे नाना की हवेली में आ गए। अब वो जो इमाम साहब थे या वो जो आलिम दीन थे, उन्होंने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा तो उनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उनकी जो तबीयत है वो मुसलसल ख़राब होती चली जा रही है, हालत गैर होती चली जा रही है, उनके पसीने छूटना शुरू हो गए। खैर उन्होंने अपने आसाब पे काबू रखा, कुछ आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, और देखते ही देखते वो नॉर्मल हो गए। इस हवेली को देखने के बाद और मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद वो जो इमाम साहब थे या आलिम दीन थे, उन्होंने 3-4 दिन बाद मेरे फादर से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद उन्होंने ये बताया कि बेसिकली इनके जो मामू हैं, यानी जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है या भेजी है, इनके मामू के ऊपर एक औरत है जो कि जिन्नी है या कोई और मखलूक है, वो आशिक हो चुकी है। वो इनके मामू को बहुत पसंद करती है, वो चाहती है कि इनके मामू उसके साथ शादी करें या उसके साथ इनके ताल्लुकात हों, लेकिन इनके जो मामू हैं इन्होंने स्ट्रेट अवे उसको मना कर दिया है। और जब से इनके मामू ने उस औरत को या उस मखलूक को मना किया है, वो मुसलसल इनके पीछे लगी हुई है। वो इन सब घर वालों को नज़र आती है या इनको परेशान करने की कोशिश करती है। बल्कि इस घर के अंदर जो भी लोग आते हैं जाते हैं, चाहे वो मेहमान हो या अजनबी हो, ये औरत अपनी प्रेजेंस उन सबको शो करती है। उन सबको एक ही मैसेज देती है कि जाके इनके मामू को बता दो कि वो इनको नहीं छोड़ेगी, इन सबको बर्बाद कर देगी। खैर ये जो इमाम साहब थे, ये जो आलिम दीन थे, इनसे जब ये बात की गई कि इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा, कोई ना कोई रेमेडी तो होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे से हो सकता है वो मैं करूँगा, और अगर मुझसे टैकल नहीं हो सका तो मैं आपको कहीं और रेफ़र कर दूँगा। ये बताते हैं कि उसके बाद से वो जो इमाम साहब थे या वो जो आलिम दीन थे, उन्होंने इलाज करना शुरू किया। बज़ाहिर शुरू में ऐसा लगना शुरू हुआ कि मेरे जो ग्रैंड फादर की हवेली है वो नॉर्मल हो चुकी है, वहाँ पे जो भी मामलात हैं या जो ये मखलूक है वो यहाँ से जा चुकी है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। उस औरत की जो प्रेजेंस थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो गई, और बिलाखिर मेरे वही मामू जिनके पीछे ये लगी हुई थी या जिनसे ये शादी करना चाहती थी, उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए गए, ख़ानदान में भी, मोहल्ले में भी, आगे पीछे भी। बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद बराबर वाले गांव में एक लड़की को पसंद किया गया, और उसके बारे में यही डिसाइड किया गया कि इस लड़की को मेरे मामू की दुल्हन बनाया जाएगा या इनकी मुमानी बनाया जाएगा। ये बताते हैं कि सारी तैयारियां मुकम्मल तौर पे चल रही थी, सब उरूज पे था और सब खुश थे कि नॉर्मल हो गए हालात और अब इनकी शादी हो जाएगी। कि शादी जिस दिन रखी गई थी या निकाह जिस दिन रखा गया था उससे तकरीबन 3-4 दिन पहले वो जो लड़की थी जिससे इनके मामू की शादी होनी थी, एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हुई। न सिर्फ तबीयत ख़राब हुई बल्कि देखते ही देखते वो जो लड़की थी उसका इंतकाल हो गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्टीमेटली सब लोग एकदम से अलर्ट हो गए, सब इसी बारे में सोचने लगे कि दोबारा से वही औरत या वही चुड़ैल मामू के पीछे लग चुकी है, क्योंकि उसने कहा था कि ना मैं इसकी शादी होने दूंगी ना इन लोगों को आबाद होने दूंगी। खैर वो जो इमाम साहब पहले आए थे या वो जो आलिम दीन पहले आए थे, उनके साथ साथ जो उनके उस्ताद थे उनसे भी रब्ता किया गया। उनके उस्ताद ने जब ये सारा मामला चेक किया या हवेली का विज़िट किया तो उन्होंने भी ये कहा कि जो भी इसके ऊपर असरात हैं या जो भी वो जिन्नी है या जो भी वो चुड़ैल है वो बहुत ताकतवर है, उसको इतनी आसानी से यहाँ से हटाना मुमकिन नहीं है। खैर उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की और तकरीबन 10 से 12 दिन तक वो रोज़ाना आते रहे, मुख्तलिफ़ अमलियात करते रहे, मुख्तलिफ़ तावीज़ात पहनाते रहे,
اور سب کو انہوں نے پڑھنے کے لیے کچھ آیت وغیرہ دیں۔ آہستہ آہستہ کر کے دوبارہ سے حالات نارمل ہونا شروع ہوئے اور بالآخر ایک اور لڑکی دیکھ کے ماموں کی شادی کی بات کی گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو لوگوں کو ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ ایک دفعہ پہلے بھی حالات صحیح ہوئے تھے، اس کے بعد وہ جو لڑکی تھی جس سے ان کی شادی ہونی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ خیر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی جس سے ان ماموں کی شادی طے کی گئی تھی، یعنی جو ان کی ہونے والی ممانی تھی، ان سے بالآخر ان کے ماموں کی شادی ہو گئی۔ اب جب ان کی ممانی گھر آئیں، یعنی کہ ان کے ماموں کی شادی ہو گئی، تو سب نارمل تھا، رخصتی ہو چکی تھی، سب مہمان گھر میں آ چکے تھے، دلہن گھر میں آ چکی تھی کہ شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ جو دلہن تھی یا وہ جو ان کی ممانی تھی، وہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے یا کسی بھی وجہ سے واش روم گئیں، اور جب وہ واش روم گئیں تو واش روم میں نارملی شیشے وغیرہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ویسے ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنی شکل شیشے میں دیکھی تو جیسے ہی ان کی نظر شیشے پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ان کا عکس اس شیشے میں نظر آئے، ایک بہت ہی بھیانک، بہت ہی خوفناک عورت ہے جس کا عکس یا جس کی شکل اس شیشے میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اور نہ صرف مسکرا رہی ہے بلکہ انگلیوں سے اشارہ کر کے اس عورت کو یا اس دلہن کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اب اس بھیانک عکس کو دیکھ کے یا اس بھیانک عورت کو دیکھ کے وہ بھی ایک دم سے ڈر گئیں اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے روم کے اندر آئیں۔ جب یہ اپنے روم کے اندر آئیں تو ان کے ماموں وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے سارا کا سارا واقعہ ان کے ماموں کو بتایا۔ ان کے ماموں نے فوراً سے وہ جو عالم دین تھے جو کہ اب ان کا علاج کر رہے تھے ان سے رابطہ کیا، تو وہ جو عالم دین تھے وہ کہنے لگے کہ پریشان نہیں ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کو میں تقریباً قید کر چکا ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ وہ باہر نہ آ سکے۔ خیر جو آیت وغیرہ میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ خود بھی پڑھو اور اپنی بیوی کو بھی کہو کہ وہ پڑھتی رہے۔ خیر جیسے تیسے وہ رات تو گزر گئی اور اسی طرح 2-3 دن مزید گزر گئے۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو ماموں تھے یعنی جن کی شادی ہوئی تھی، وہ، نانا اور دیگر جتنے بھی مرد تھے وہ کسی کام سے یا کسی دعوت میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اب اس حویلی میں ساری کی ساری خواتین موجود تھیں اور زیادہ تر خواتین اپنے کام میں بیزی تھیں۔ رات کے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کی جو ممانی ہیں وہ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ خیر وہ جب اپنے کمرے میں موجود تھیں تو ایک دم سے ان کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ جیسے کوریڈور میں سے ایک دم سے چھن 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ آواز آنا شروع ہوئی تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا۔ اب ان کو باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوریڈور سے چلتا ہوا کوئی ان کے کمرے کے قریب آ رہا ہے، نہ صرف کمرے کے قریب آ رہا ہے بلکہ اس نے نوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے پہر تو وہ یہی سمجھی کہ ہو سکتا ہے گھر کی جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان میں سے کسی نے پائل پہنی ہو جو نارملی لوگ پہنا کرتے تھے پہلے بھی۔ خیر جب نوک ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ڈور کھولا، اور جیسے ہی انہوں نے ڈور کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بھیانک عورت، وہی بھیانک چہرہ جو انہیں شیشے میں نظر آیا تھا ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ویسے ہی اس نے ایک بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کی بہت ہی چمکدار آنکھیں ہیں اور اس کے چہرے پہ ویسے ہی ہیبتناک ہنسی یا مسکراہٹ موجود ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس عورت کو یا اس چڑیل کو دیکھا تو ویسے ہی یہ چاہتی تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہو جائیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جو ان کی باڈی ہے نہ وہ موو کر پا رہی ہے، نہ یہ کچھ بول پا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مکمل طور پہ پیرالائز ہو چکی ہیں۔ خیر وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس نے بولنا شروع کیا کہ تم یاد رکھنا کہ میں تمہیں، تمہارے شوہر کو، اس کے پورے گھر والوں کو برباد کر دوں گی، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ سب مرتے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے اس سے شادی کر کے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن اس کو میں لے کے چلی جاؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ یہاں پہ آئی نہیں تھی۔ اس کے بعد سے جو ان کی ممانی تھیں وہ مکمل طور پہ نارمل ہو چکی تھیں، وہ ہلنا چاہ رہی تھیں تو ہل پا رہی تھیں، وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں تو بات کر پا رہی تھیں۔ خیر انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا یہ ایک حقیقت تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتے کہ اس دورانیے میں جب یہ واقعات چل رہے تھے ان کی جو ممانی تھیں وہ کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہو سکی، اور ہر دفعہ جب چیک کروایا جاتا تھا یا ڈاکٹر چیک اپ کرتا تھا تو ساری رپورٹس دونوں کی نارمل ہوتی تھیں، لیکن ان کے ماموں اور ممانی دونوں ماں باپ بننے کی خوشی سے محروم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جو ایک سب سے چھوٹی خالہ تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں، بڑی حسین و جمیل تھیں،
اور یہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا، یعنی جس پروگرام میں بھی وہ جاتی تھیں، تو وہاں پہ جو بھی کنوارے لوگ ہوتے تھے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کی کسی طرح ان کی چھوٹی خالہ سے شادی ہو جائے۔ اکثر لوگ رشتے بھیجا کرتے تھے، رشتے بیچتے تھے، بڑی خوشی خوشی سب کچھ ہوتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جو پسند ہے وہ ناپسند میں بدل چکی ہے، جو منگنی ہونے والی تھی وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ غرض کے ایک ایک کر کے جو بھی ان کے ننیال والے تھے سب کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے، سب کو کوئی نہ کوئی نقصان ہونا شروع ہوا، کوئی ایجوکیشن میں پیچھے رہ گیا، کسی نے خودکشی کر لی، کسی کی طبیعت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی، کوئی پیشنٹ ہو گیا۔ خاص طور پہ جو ان کے ماموں تھے جن کے ساتھ وہ عورت یا وہ چڑیل شادی کرنا چاہتی تھی یا رہنا چاہتی تھی، وہ بھی کچھ عرصے نارمل رہنے کے بعد مکمل طور پہ پیرالائزڈ ہو گئے۔ ان کی ممانی ہیں جو اب تک ان کا ساتھ دے رہی ہیں، جو بھی وظائف وغیرہ وہ جو عالم دین تھے جنہوں نے بتائے تھے، یہ لوگ اب تک وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں پاک صاف رہیں، نماز پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس کے باوجود اب تک 2023 تک یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو قرض تھا، وہ جو اس عورت نے دیا تھا، وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ہم سب سے بھی، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب ان کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس طرح کے واقعات اور معاملات سے محفوظ رکھے، ہم سب کو زندگی دے، صحت دے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو بھی اس طرح کی مخلوقات ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں یہ جو سٹوری میں نے شیئر کی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا۔ باقی جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کی سلامتی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔